हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास के दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर से जुड़े जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं 5 अंकों वाला प्यारे बच्चों, वो आज हम करने वाले हैं। इससे पहले आपने मेरा लघु उत्तरीय प्रश्न वाला वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, तो आप वो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर से जुड़े जितने भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं वो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा कलिंग युद्ध और उसके प्रभाव का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको नोट्स वाला क्लास कराया था तो उसमें बताया था कि कलिंग युद्ध पर अशोक का क्या प्रभाव पड़ा। तो कलिंग के युद्ध में अशोक के भीषण रक्तपात को देख करके अशोक का एकदम दिल दहल गया था। अशोक कलिंग युद्ध में तो विजय हुआ, लेकिन लाखों लोग उसमें जो मारे गए उसको देख करके उसका दिल जो है वो बदल गया, और उसके देखने के बाद अशोक का जो है वो जीवन ही बदल गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कभी न शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा ले ली और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद लोगों की सेवा में लग गया। उसका जीवन ही पूरा बदल गया। और प्यारे बच्चों, इसी कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन भी होना शुरू हो गया था प्यारे बच्चों, यहीं से। तो चलिए देखते हैं कि कलिंग युद्ध पर अशोक का क्या प्रभाव पड़ा। तो कलिंग युद्ध में एक भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का दिल दहल गया। उसने युद्ध के नाम से नफरत होने लगा। उसने भविष्य में युद्ध न करने की शपथ ले ली। उसने अपनी जीवन धारा को ही बदल दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। तो पहला जो है वो धर्म विजय, कि अशोक ने अपने विश्व विजय के स्वप्न और प्रण को तोड़ करके धर्म विजय की ओर कदम बढ़ाए। उसे लगने लगा था कि विश्व पर सबसे बड़ी विजय मानव हृदय पर विजय प्राप्त करना है। यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक को जो विश्व विजेता बनने का जो सपना था उसने वो तोड़ दिया और धर्म की ओर कदम बढ़ाने लगा। और उसको ये लगा कि जीत हासिल करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन, लोगों के जो दिल पर जीत पाना, ये सच्चा जो है वो जीवन है प्यारे बच्चों। उसके बाद दूसरा जो प्रभाव पड़ता है अशोक पर कलिंग युद्ध के बाद, वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। कि कलिंग युद्ध ने अशोक की आंखें खोल दी। उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और यह संभव हो सकता है कि कलिंग युद्ध न होता तो अशोक बौद्ध धर्म भी ग्रहण नहीं करता। और अगला जो प्रभाव है प्यारे बच्चों, वो जीवन शैली में परिवर्तन हो गया। कि कलिंग युद्ध के पहले अशोक ने अपने पूर्वजों की तरह ही युद्ध लड़े, शिकार खेले इत्यादि बहुत बुरे काम किए, लेकिन युद्ध के बाद उसकी जीवन धारा ही बदल गई। वह पुजारी और दुखियों का सेवक बन गया प्यारे बच्चों। अगला जो प्रभाव है निर्बल सैनिक संगठन। इस नीति का त्याग करने के साथ ही सेना का मनोबल भी गिर गया और पूरे मौर्य साम्राज्य के पतन की ओर चलना शुरू हो गया। तो ये सभी अशोक के कलिंग के युद्ध के बाद ये सब प्रभाव देखने को मिले थे प्यारे बच्चों। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कलिंग युद्ध पर अशोक का क्या प्रभाव पड़ा, तो आपने इसी प्रकार से पॉइंट बना करके लिखना है प्यारे बच्चों। अब दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन की जानकारी दें। तो प्यारे बच्चों, नोट्स वाले क्लास में मैंने बताया था कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। वो 4 भागों में बटा हुआ था। केंद्रीय शासन, नगर शासन, ग्राम शासन और प्रांतीय शासन में बसा हुआ था। ये प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो आपको इतना ज़्यादा देख करके घबराना नहीं है, इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से समझ करके इसको याद रखना है, ताकि आप अपने एग्जाम में इसको अच्छे से लिख सको। तो चलिए देखते हैं कि मौर्य प्रशासन कैसा था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें साहित्य स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण, बौद्ध एवं जैन धर्म के ग्रंथों से मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य इतिहास की जानकारी कौन कौन से है?
तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, विष्णु पुराण है, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा जो ग्रंथ है उससे हमें मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। और वहीं से मौर्य प्रशासन के बारे में भी जानकारी मिलता है कि मौर्य प्रशासन अत्यंत ही उच्च कोटि का था। यहाँ राजा जो होता था वो सर्वोपरि होता था। मौर्य शासकों ने कठोर दंड का भी प्रावधान कर समाज को भय मुक्त प्रशासन प्रदान किए थे। मौर्य प्रशासन को 4 भागों में बांटा गया था प्यारे बच्चों। तो पहला प्रकार का जो प्रशासन व्यवस्था था वो था केंद्रीय शासन। इसमें केंद्रीय शासन के अंतर्गत सत्ता का केंद्र राजा होता था, यानी केंद्रीय शासन में जो मेन होता था वो राजा होता था। वह निरंकुश नहीं था, उस पर मंत्री परिषद का अंकुश होता था, यानी राजा अपना मनमाना नहीं कर सकता था, उसके लिए मंत्री परिषद था प्यारे बच्चों। उसके बाद दूसरा व्यवस्था नगर शासन था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों के द्वारा एक मंडल करता था, एक ग्रुप करता था, जो 6 समितियों में विभक्त थी और समिति में 5 सदस्य होते थे। अगला जो व्यवस्था था ग्राम शासन का, इसके अंतर्गत गांव का देख रेख मुखिया करता था और कोई भी काम अगर मुखिया से कोई भी अगर प्रॉब्लम है वो मुखिया से अगर सॉल्व नहीं होता था, कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता था, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए राजा होता था, राजा उस समस्या का समाधान करते थे। अगला जो व्यवस्था है वो प्रांतीय शासन का था। प्रांतों के राजपाल कुमार कहलाते थे। अशोक के अभिलेख में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। तो प्यारे बच्चों, जो मौर्य प्रशासन था वो इस प्रकार था। तो आपने 1-2 बार अच्छे से अगर समझ करके पढ़ लिए तो बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। तो मैंने बताया था कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किन कारणों से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है प्यारे बच्चों। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में ना समाज, धर्म, कला, स्थापत्य, शिक्षा, साहित्य, दर्शन के क्षेत्र में बहुत सारा प्रगति हुआ था, बहुत डेवलप हुआ था इस टाइम में। तो इसीलिए गुप्त काल को जो है वो स्वर्ण काल कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल सांस्कृतिक विकास की दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस काल में समाज, धर्म, कला, स्थापत्य, शिक्षा, साहित्य एवं दर्शन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपसे अगर 2 मार्क्स में अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो आपको बस इतना ही लिखना है। और अगर आपसे 5 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन सभी के बारे में भी आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि सांस्कृतिक विकास की जानकारी तत्कालिक साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोतों से प्रचुरता से मिलती है, जिनका संक्षेप में इन सभी जो समाज, धर्म, कला, स्थापत्य, शिक्षा, साहित्य एवं दर्शन के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है, जिसका संक्षेप हमें देखना है। तो पहला में देखते हैं कि स्थापत्य कला का विकास कैसे गुप्त काल में हुआ था। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुप्त काल में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। विभिन्न देवताओं के लिए भव्य मंदिर बनवाए गए। इन मंदिरों में तकनीकी एवं निर्माण संबंधी अनेक विशेषताएं देखी जा सकती है। स्थापत्य कला का विकास प्यारे बच्चों वो गुप्त काल में ही बहुत हुआ था, क्योंकि मंदिर का निर्माण और देवी देवताओं के लिए जो भव्य मंदिर जो बनाए गए थे वो गुप्त काल में ही बनाए गए थे। उसके बाद दूसरा है शिल्प कला, यानी कि कोई चीज बनाने की कला, जिसे में मूर्ति कला का विकास भी गुप्त काल में हुआ। मूर्ति कला भी धर्म से प्रभावित थे। अधिकांश मूर्तियां देवी देवता बुद्ध की बनी हुई थी। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। इस काल में बुद्ध की अनेक सुंदर मूर्ति देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। अब अगला है चित्रकला।
तो चित्रकला के क्षेत्र में भी विशेष प्रगति हुई। रंगों, रेखाओं का प्रयोग, भावों एवं विषयों चित्रीकरण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया। और इस काल में, गुप्त काल में, शिक्षा एवं साहित्य में भी काफी डेवलपमेंट हुआ। गुप्त काल शिक्षा और साहित्य के विकास का युग था, जिसमें पाटलिपुत्र, काशी, वल्लभी और मथुरा इस समय के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। फाहियान ने पाटलिपुत्र में अनेक वर्षों तक यहाँ शिक्षा प्राप्त की। नालंदा महाविहार की स्थापना भी गुप्त काल में हुई, जो आगे चलकर विश्व विख्यात शैक्षणिक केंद्र बना। और गुप्त काल सांस्कृतिक, भाषा एवं साहित्य के विकास का चरमोत्कर्ष काल था, यानी कि अपने चरम पर था। संस्कृत में ही धार्मिक ग्रंथ, नाटकों एवं प्रशस्तियों की रचना हुई। विज्ञान और तकनीकी शाखाओं का भी विकास भी गुप्त काल में ही हुआ। उपयुक्त सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर ही विद्वानों ने गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास अध्ययन के स्रोत क्या है प्यारे बच्चों। कि मौर्यकालीन इतिहास की जो जानकारी है वो हमें कहाँ-कहाँ से मिलती है। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि मौर्यकालीन इतिहास की जो जानकारी है प्यारे बच्चों, वो हमें दो चीज़ों से मिलता है। एक तो साहित्यिक स्रोत है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत मतलब कि कोई किताब, पुस्तक है। विशाखा दत्त की लिखी हुई मुद्रा राक्षस और मेगास्थनीज का इंडिका और चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये सब जो साहित्यिक स्रोत है उनसे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्यकाल इतिहास की जानकारी मिलता है। तो मौर्यकालीन इतिहास अध्ययन के दो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। चलिए देखते हैं कि साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से चीज हैं प्यारे बच्चों। तो मौर्य इतिहास के बारे में दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध है, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। एक मौर्यकालीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या हैं, तो साहित्यिक स्रोत, और दूसरा जो है वो पुरातात्विक स्रोत। साहित्य का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि कोई लिखित पुस्तक है, उसको हम लोग साहित्य बोलते हैं। पुरातात्विक कहने का मतलब है कि जो पुरानी वस्तु होता है जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलता है, उसे हम लोग पुरातात्विक वस्तु कहते हैं। तो मौर्यकालीन इतिहास अध्ययन के दो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्ता का मुद्रा राक्षस और मेगास्थनीज का इंडिका। इसके अलावा बौद्ध साहित्य और पुराण भी हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख और अभिलेख और वस्तु के अवशेष जैसे चांदी और तांबे के छेद किए हुए सिक्के भी शामिल है प्यारे बच्चों। तो इन सभी चीजों से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको बस इतना ही लिख देना है। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में भी लिखना पड़ेगा डिटेल में। तो चलिए अब साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में पूरा देख लेते हैं। तो पहला है साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको अभी बताया कि मुद्रा राक्षस, इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सब साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। तो चलिए पहले देखते हैं मुद्रा राक्षस जो साहित्यिक स्रोत है। यह पुस्तक गुप्त काल में विशाखा दत्ता द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रोशनी डालने के अलावा चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था नोट्स वाले क्लास में कि किस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश के जो अंतिम शासक धनानंद थे उसको हराया था। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो विशाखा दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस है, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद है इंडिका। तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, जो मौर्य साम्राज्य
में था उसने लिखा था, इसने प्रशासन, 7 जाति प्रणाली और भारत में गुलामी का न होना दर्शाती है, लेकिन इसकी मूल प्रति अब खो चुकी है। यह पारंपरिक यूनानी लेखक जैसे प्लूटार्च, स्ट्रैबो और ओरियन के लेखों में उदाहरण के रूप में सहेजे हुए हैं। यानी कि मेगास्थनीज का लिखा हुआ पुस्तक जो इंडिका है वो अब खो चुका है, लेकिन ये जो प्लूटार्च, स्ट्रैबो और ओरियन हैं उनके लेखों के रूप में ये अभी सहेजे हुए हैं, यानी कि कॉपी किया हुआ है। उसके बाद है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र यह पुस्तक कौटिल्य, इसका दूसरा नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त है, उसके द्वारा राजनीतिक और शासन के बारे में लिखा गया है। यह पुस्तक मौर्य काल के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक का प्रधानमंत्री था। उसके बाद बौद्ध साहित्य भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बौद्ध साहित्य से मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, जबकि बौद्ध वृत्तांत, महामसा और दीपवंसा अशोक के बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैलाने की भूमिका के बारे में बताता है। तो ये सब कौटिल्य और बौद्ध ग्रंथ है, उसके बाद मुद्रा राक्षस है, इंडिका है, ये सब जो साहित्यिक स्रोत है प्यारे बच्चों, इनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखेंगे कि पुरातात्विक कौन कौन से स्रोत है जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक के अभिलेख भारत के विभिन्न उपमहाद्वीप में शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा शिलालेख के रूप में पाए जाते हैं। ज्यादातर अभिलेखों में अशोक की जनता की घोषणाएं हैं, जबकि कुछ में अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में बताया गया है। तो ये पुरातात्विक स्रोत का विवरण है प्यारे बच्चों। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मौर्यकालीन इतिहास अध्ययन के स्रोत बताएं, तो आपसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अगर आपको 5 नंबर वाले में क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा तो मौर्यकालीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत में ये इसका परिचय बता करके और साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत पूरे के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए 5वां प्रश्न है कि सम्राट अशोक की कौन सी विशेषता उसे अशोक महान बनाती है। प्यारे बच्चों, अशोक जो था वो शुरू में तो काफी क्रूर राजा था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन धारा ही बदल गया। और अशोक ने ऐसा कौन कौन सा काम किया कि अशोक को महान बना दिया प्यारे बच्चों, तो उसी के बारे में जानना है। तो अशोक ने शांति और अहिंसा का पालन किया, शिकार और पशु के हत्या पर भी रोक लगा दिया और खूब लोगों का सेवा किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया और लोगों के कल्याण के लिए ही सिर्फ काम किए प्यारे बच्चों। ये सभी काम के कारण ही अशोक जो है वो महान बन गया। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक ने अपने प्रजा को सुख देने के लिए अनेक काम किए, जिसमें उसने न केवल भारत बल्कि विश्व का एक महान सम्राट बना दिया। उसके महानतम का कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है शांति और अहिंसा का पालन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध और दिग्विजय की नीति का त्याग कर शांति और अहिंसा को अपनी राजनीति का आधार बनाया था। शिकार और पशुओं के हत्या पर रोक लगाया। अशोक ने शिकार, खेलना और पशु का वध करना बंद करा दिया। उसने रोगी पशुओं को इलाज करने के लिए अस्पताल भी खुलवाया। उसके बाद अगला है कि उन्होंने जन सेवा किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपनी जीवनी जन सेवा में लगा दिए। अब वो गरीब और दुखियों की सेवा करने लगे थे। अगला है बौद्ध धर्म का प्रचार। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया और उसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए राज्य की संपूर्ण शक्ति और साधन लगा दिए। उसके बाद लोक कल्याणकारी। अशोक ने अपने राज्य में सड़क बनवाए, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, यात्रियों को आराम करने के लिए धर्मशाला बनवाए, पशुओं और मनुष्यों के लिए अस्पताल खुलवाए और कला, शिक्षा तथा साहित्य का भी विकास किए। इन सभी कारणों से अशोक को क्या बना दिया? महान बना दिया प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि काफी आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कनिष्क प्रथम के जीवनी एवं उपलब्धियों का विवरण दे। तो प्यारे बच्चों, कनिष्क के बारे में भी मैंने बताया था। तो मौर्य साम्राज्य के बाद भारत पर मध्य एशिया के कई विदेशी जातियों का आक्रमण हुआ। इन आक्रमणकारियों में सबसे अंत में कुषाण आए थे। कनिष्क इसी वंश का सबसे महान व महत्वपूर्ण शासक था। उसने 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक शासन किया। गद्दी पर बैठने की तिथि से ही शक संवत की शुरुआत की। आज भारतवर्ष में सरकार की वर्ष गणना इसी शक संवत पर आधारित है। कनिष्क चंद्रगुप्त की तरह विजेता था तो अशोक की तरह बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था। कनिष्क के काल में ही चतुर्थी बौद्ध संगीति कश्मीर कुंडलवन में बुलाई गई थी। इसी समय बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। प्यारे बच्चों, तो किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? तो इसी कनिष्क के शासनकाल में। मैं आपको अगले चैप्टर में बौद्ध धर्म से संबंधित हीनयान और महायान के बारे में बताऊंगा। जितने भी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो कनिष्क साहित्य का संरक्षक था। अश्वघोष, वसुमित्र आदि महान बौद्ध विद्वान उसके दरबार में उपस्थित थे। कनिष्क का जो शासनकाल में कला के दृष्टिकोण से बेमिसाल है। वास्तुकला के क्षेत्र में इस काल में कनिष्क द्वारा स्थापित कश्मीर के कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना हुआ। स्तूप एवं पुरुषपुर का विशाल टावर भी चिर स्मरणीय है। कनिष्क के काल में मिश्रित कला शैली का विकास हुआ। यह कला शैली इंडो ग्रीक, रोमन, ग्रीक और गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि कनिष्क एक विजेता के रूप में, एक धार्मिक नेता के रूप में एवं साहित्यिक संरक्षण के रूप में बेमिसाल है। प्यारे बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे और अशोक इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था। तो प्यारे बच्चों, मौर्य साम्राज्य के जो पतन के कारण हैं वो अशोक को तो माना ही जाता है। इसके अलावा अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में कोई ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो मौर्य साम्राज्य को सही तरीके से चला सके। और उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य में जो प्रांतीय प्रशासन बनाया गया था उनका भी अत्याचार काफी बढ़ गया था, जिससे जनता में आक्रोश जगा और इस तरह से धीरे धीरे होते होते और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, समाप्त हो गया। तो इसी को देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल की समाप्ति के बाद कुछ ही वर्षों के बाद बिखरता चला गया। इतिहासकार इसके लिए अशोक को उत्तरदायी ठहराते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण अशोक ही नहीं बल्कि इसके लिए कई अन्य कारण भी है। इसका वर्णन इस प्रकार हम कर सकते हैं, जिसमें से पहला है अशोक का उत्तरदायित्व। तो कलिंग विजय के बाद अशोक हिंसा न करने का प्रण ले लिया था। इससे उसकी विशाल सेना कमजोर पड़ गई। अशोक बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर ब्राह्मणों की उपेक्षा करने लगे, जिससे ब्राह्मण मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध हो गए और इस साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी थे। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अयोग्य उत्तराधिकारी भी था। उत्तराधिकारियों में कोई इतना सक्षम नहीं था कि वह शासन व्यवस्था को सही ढंग से चला सके। उनके निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारियों ने न तो देश में आंतरिक शांति बनाए रखे और न ही बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा कर सके। मौर्य साम्राज्य के जो पतन के जो तीसरा कारण जो है वो प्रांतीय शासकों का अत्याचार। मौर्य साम्राज्यों के प्रांतपतियों ने दमनकारी नीति का अनुसरण किया और प्रजा उनसे असंतुष्ट हो गई, जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अगला है वित्तीय संकट। अशोक के शासनकाल तक साम्राज्य की आर्थिक दशा अच्छी रही, लेकिन अशोक ने धार्मिक एवं कल्याणकारी कामों के लिए बहुत सारा धनराशि खर्च कर दिए, जिससे राजकोष खाली हो गया। अतः इस प्रकार एक ओर तो अशोक की अहिंसा नीति से मौर्य साम्राज्य की सैनिक शक्ति का ह्रास होने लगा था, तो दूसरी ओर उसकी उदार कल्याणकारी नीति के कारण राजकोष खाली हो गया। अतः इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का
पतन हो गया। तो इस प्रकार से आपको 4 कारण ध्यान रखना है मौर्य साम्राज्य के पतन से संबंधित, जिसमें पहला है अशोक का उत्तरदायित्व, दूसरा अयोग्य उत्तराधिकारी, तीसरा प्रांतीय शासकों का अत्याचार और चौथा है वित्तीय संकट। तो इन जो प्रमुख कारण है प्यारे बच्चों, उनके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया होगा। अब इस चैप्टर से जुड़े जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसका लास्ट क्वेश्चन है ये कि समुद्रगुप्त की जीवनी एवं उपलब्धियों को लिखें। समुद्रगुप्त के जीवनी के बारे में और उपलब्धि के बारे में लिखना है। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। ये मैंने पहले भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बताया था कि भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त का एक स्थान महान विजेता तथा प्रभावशाली सम्राट के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसने अपने विजयों के द्वारा भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। समुद्रगुप्त एक महान विजेता ही नहीं बल्कि कुशल संगठन कर्ता तथा कला और संस्कृति का प्रेरक भी था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था वो श्री हरि सेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख में जनगणों और देशों के नाम गिनाए हैं जिनको समुद्रगुप्त ने जीता था। उसकी प्रमुख विजय कुछ इस प्रकार थी, यानी समुद्रगुप्त की क्या क्या उपलब्धि थी वो अब हम देखने वाले हैं। पहला जो उपलब्धि है उत्तर भारत की विजय। प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने राज्यों में मिलाया। समुद्रगुप्त का जो पहला उपलब्धि है वो है उत्तर भारत के जो 9 राज्य हैं उसको जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया। दूसरा इसकी उपलब्धि है कि पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की विजय। समुद्रगुप्त के लेख से मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त के समय उत्तर पश्चिमी भारत और पंजाब में अनेक गणतंत्रीय जातियां थी। हरिसेन के अनुसार 9 जातियों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद है सीमांत कबीलाई राज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त ने लगातार राज्य और प्रभाव के बढ़ते देख बंगाल, असम, नेपाल आदि अनेक सीमांत राज्यों ने उनको कर देना स्वीकार कर लिया और उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। तो ये सब जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धि है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैप्टर से जुड़े लघु उत्तरीय प्रश्न को नहीं देखा होगा तो आप मेरे हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब मिलते हैं अगला वीडियो में तीसरा चैप्टर से जुड़ा हुआ जितना भी इम्पोर्टेंट नोट्स है प्यारे बच्चों वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।